नितिन गडकरी ने कहा है कि पाक का पानी रोकने के लिए मैंने खाका बनाने को कहा है, आखिरी फैसला पीएम को ही करना है। जुमेरात को हम बताएं कि भारत ने पाक की तरफ जाने वाली 3 नदियों के अपने हिस्से का पानी रोकने का फैसला कर लिया था। सिंधु समझौते के तहत रावी, ब्यास और सतलुज पर भारत और झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों के पानी के इस्तेमाल पर पाक का हक है। जो मेरे साथ मेहमान जुड़ गए हैं उनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ शैलेश राय मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, जयपुर स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग वर्मा साहब सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और उसके साथ ही प्रिया चौधरी बीजेपी की लीडर मेरे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले शैलेश जी आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी। अभी आपने सुना होगा कि किस तरह से पाकिस्तान तैयारियां कर रहा है, उसने अपने हॉस्पिटल्स जो हैं उनको ऑर्डर जारी किए हैं और अभी अब से कुछ देर पहले पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और ये कहा है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम भी डेमोक्रेसी हैं, 2 डेमोक्रेसी के बीच जो है जंग नहीं होती है। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर वहां से कुछ भी हुआ तो हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन जो हमारी तरफ से होगा वो सरप्राइज जरूर होगा। तो इसे बौखलाहट माने या फिर किस तरफ वो इशारा कर रहे हैं, किस तरह से इसको देखा जाए? बिल्कुल 2 चीज़ें हैं। एक तो बौखलाहट तो है ही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस बार हिंदुस्तान कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहा है जिससे उनको काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। और दूसरी बात सब ये है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसका जो ऑडियंस है, यानी जिसके लिए ये की गई है, ये हिंदुस्तान की सरकार नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार से उनके डिप्लोमेटिक लेवल पे बातचीत होती है। इसका ऑडियंस वहाँ की खुद की उनकी जनता है और वो एक वॉर हिस्टीरिया पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान जो हैं वो एक पपेट हैं। सबको पता है, पाकिस्तान के खुद के लोग कहते हैं कि इमरान खान एक पपेट प्राइम मिनिस्टर है, जिसको आर्मी ने प्रॉप किया था और जितवाया भी था। तो इमरान खान तो वैसे भी कोई फैसला लेते नहीं है, फैसले तो सारे जो है वो आर्मी चीफ या आईएसआई के लेवल पे ही लिए जा रहे हैं। तो ये एक शो ऑफ है, एक प्रकार का ब्रावाडो दिखाने की कोशिश है कि भाई आप अगर कुछ हमारे खिलाफ करेंगे तो हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। और लेकिन जो ऑडियंस है वो उनके मुल्क की ऑडियंस है, ताकि जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो पाकिस्तान की फौज की तरफ डेवलप किया जा सके। इसके पूरे के पीछे जो पूरा मकसद है वो ये है कि किस तरह पाकिस्तानी आर्मी वहाँ की जो गवर्नेंस है, वहाँ का जो सिस्टम है, उसके ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखे। और जो उन्होंने एक ये दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि हिंदुस्तान की तरफ से जो होगा वो तो शायद सरप्राइज नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से जो होगा वो सरप्राइज होगा। तो ये केवल गीदड़ भभकी है। कौन सा सरप्राइज होगा हमें पता है। उनकी एक ही धमकी होती है बार बार कि हमारे पास जी न्यूक्लियर वेपन है और हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन हमें भी पता है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने की धमकी देना और इस्तेमाल करना, इसके बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। और ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि अब तो वो देखेंगे। ये तो अभी इब्तिदाई इश्क है। बहुत ज्यादा फर्क दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से पहले इमरान खान ने कहा था कि नया पाकिस्तान, अब वो भी नए पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में जो हुआ वो अब नहीं होगा, हम अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। जो फौज पहले थी उससे उन्होंने अपने आप को मुख्तलिफ बताया है और इसके साथ साथ ये कहा है कि हम कोई जंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि लगातार जिस तरह से बदले की बात हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है, हम सिर्फ अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसमें भी आप देखिए एक नर्वसनेस जो है, अगर हम इफ वी कैन रीड बिटवीन द लाइंस, एक नर्वसनेस जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। सरासर झूठ बोल रहे हैं, दे आर लाइंग। ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके इरादों में अचानक ऐसा क्या हो गया कि रातों रात बदलाव आ गया है? अभी तक तो हमने कोई एक्शन लिया ही नहीं है। और जो हिंदुस्तान में लड़ाई और इस तरह की बातें हो रही हैं, ये तो पिछले कई सालों से हो रही हैं। एक गिनी चुनी ऑडियंस है जो इस बात को बोलती रहती है और अभी तक हमने किया ही क्या है? ठीक है, हमने अपने इरादे दिखाने शुरू कर दिए हैं कि हमने कस्टम ड्यूटी लगा दी है और हमने जो है MFN स्टेटस उनसे ले लिया है और ये पानी रोकने की धमकी भी हम कई बार पहले दे चुके हैं। तो ऐसा उनके लिए ऐसी कोई बहुत खास चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार फ़र्क ये है
कि इस बार जो हमारी बातें कही जा रही हैं उसके अंदर उनको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ जरूर नजर आ रहा है कि इंडिया मींस बिजनेस दिस टाइम, और इसलिए वो एक ब्रावाडो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना कहते हैं ना कि सांप कभी डसना भूलता है, आईएसआई वो सांप है। इनकी बातों पे बिल्कुल भरोसा ना करें, ये केवल बेवकूफ बनाने की कोशिश है पूरी दुनिया को। और ये भी बता दूं, केवल यही नहीं है, इसी वक्त पेरिस के अंदर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की मीटिंग चल रही है, जिसमें पाकिस्तान को फर्दर फ्यूचर में क्या एड मिलेगी नहीं मिलेगी उसके ऊपर फैसले होने, ये उसका दबाव है जो बुलवा रहा है। बिल्कुल भरोसा ना करें इनकी बात के ऊपर, हमें अपने अमल पे कायम रहना है और हमें वही करना है जो हम फैसला कर चुके हैं। जी, जाहिर सी बात है, कोई पाकिस्तान पे वैसे भी किसी भी तरह का कोई भरोसा वैसे भी नहीं किया जा सकता है, और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। इनकी बौखलाहट है, नर्वसनेस है, और इसी के बीच गीदड़ भभकी देते हुए नजर आ रहे हैं। अभी आपने सुना प्रिया, आप मौजूद थी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और किस तरह से वहां ये कहा गया कि क्या कर रहे हैं आप, टमाटर हमारे आने से रोक देंगे, आप MFN का आपने दर्जा आप हमसे ले रहे हैं, आप पानी रोकने की आप हमसे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से दिखा रहे हैं कि जैसे वो बहुत खुशहाल एक मुल्क है, उनके पास तमाम तरह के जराए वसाइल सब कुछ मौजूद हैं, हम नहीं तो कोई और दे देगा, कोई और नहीं तो उनके पास तो सब कुछ मौजूद ही है। तो ऐसे में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि घबराहट है। घबराहट तो साफ तौर पे उनके हर बयान में दिखाई दे रही है। और जहां तक ये बात की जा रही है कि आप हमारे साथ ट्रेड बंद कर देंगे, आप सेना को एकदम मुस्तैद कर देंगे लड़ने के लिए, तो मैं यहाँ पे दो बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। एक, पाकिस्तान डरा हुआ है कि भारत वैश्विक स्तर पे हमें आर्थिक तौर से बहुत कमजोर कर देगा। दूसरा, युद्ध की स्थिति जिसके लिए पाकिस्तान खुद को तैयार कर रहा है, जैसा कि अभी रिपोर्ट में दिखाया भी गया कि अपने आर्मी हॉस्पिटल्स को तैयार कर रहा है, बेड खाली करा रहा है और सेना को मुस्तैद करने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आज से पहले जब भी पाकिस्तान ने कोई भी आतंकी गतिविधि करी, तो कब ऐसा हुआ कि सेना को सामने आके बयान जारी करना पड़ा? कब ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को खुद आके एक वीडियो रिलीज करना पड़ा? तो कहीं ना कहीं सशक्त भारत की छवि का उनके अंदर डर है कि जैसे एक छोटे से हमले के बाद इतना बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, वैसे ही इस इतने बड़े हमले के बाद अब तो भारत पता नहीं क्या कर देगा। और वो ये जानते हैं, जो उन्होंने ये एक स्टेटमेंट हमारे ही सरकार से, हमारे ही देश से चुराया है कि ये नया पाकिस्तान है। हम बहुत दिन से, कम से कम मोदी सरकार के आने के बाद से ये कहते आए हैं कि अब नए इंडिया का निर्माण करना है जो किसी से डरेगा नहीं और अपने आप को मजबूती से रखेगा। तो वैश्विक स्तर पे किस तरह की चीजें चल रही हैं, जो अभी जिक्र किया गया कि FATF में पाकिस्तान को अगर हम ब्लैक लिस्ट कराने में कामयाब हो गए, हम ये साबित करने में कामयाब हो गए कि हाँ, पाकिस्तान की जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका पैसा सीधा टेरर फंडिंग में जाता है, तो यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और CCT के माध्यम से, यानी कि क्रिकेट, सिनेमा और ट्रेड के माध्यम से हम पाकिस्तान की वैसे ही आर्थिक कमर तोड़ सकते हैं। जो क्रिकेट का जितना पैसा, क्रिकेट की भी रिपोर्ट दिखाई गई, क्रिकेट से जितना पैसा लगता है उसमें से बहुत सा मुनाफा पाकिस्तान को भी जाता है। इसमें सट्टा हो या किसी भी तरह की कोई भी एडवर्टाइजमेंट के वजह से पैसा मिलता हो, तो उससे भी पाकिस्तान को बहुत गहरा झटका लगने वाला है। अब कल जो UN की सिक्योरिटी काउंसिल में देखा गया कि 17 देशों में से चाइना भी वो देश बन गया है जिसने मसूद अजहर को और इनके संगठन को ये मतलब इस पुलवामा हमले की घोर भर्त्सना की है और कहा है कि इनको बैन किया जाना चाहिए। आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और वही चाइना है जिसके ब्याज की दर बहुत महंगी पाकिस्तान चुकाता है। तो अब पाकिस्तान के ऊपर ये जो आर्थिक बोझ पड़ रहा है, जो पहले ही वो जूझ रहा है इन आर्थिक दबाव की वजह से। इसके बीच नितिन गडकरी ने जो कहा था कि पाक का पानी रोकने की जो बात उन्होंने कही थी, कल तक ये हो रहा था कि पानी रोक दिया गया है, रोक दिया जाएगा, लेकिन अब नितिन गडकरी ने कहा है कि उन्होंने खाका तैयार कर लिया है और आखिरी फैसला जो है वो वजीर आजम को ही लेना है। वैसे भी हमें ये समझ में आता है कि पानी रोकना कोई बहुत आसान चीज नहीं है। उसमें किस तरह से पानी रोका जाएगा, डाइवर्ट किया जाएगा, तो हिंदुस्तान को उसके लिए कितना तैयार रहना है। लेकिन हम इससे पहले भी ये बहुत बार ये बातें कही जा चुकी हैं हिंदुस्तानी हुकूमत की तरफ से। इस बार क्या वाकई में हम ऐसा कुछ कर पाएंगे? इस बार जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, अगर हमने अब भी उसका फायदा नहीं उठाया, सरकार ने अब भी उसका फायदा नहीं उठाया, तो शायद भविष्य में हम कभी ना उठा पाए। जैसे IMF के सामने पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा है कि बेल आउट करा दीजिए, US के सामने कटोरा लेके खड़ा है कि हमारे जो पैसे आपने कम कर दिए हैं वो बढ़ा दीजिए, लेकिन ट्रंप उसको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। सऊदी अरब के साथ जो समझौता करके देश भर में पटाखे फोड़े गए, खुशियां मनाई गई, वो इसलिए मनाई गई कि बहुत बुरे हालात से उन्हें गधे बेचने पड़ रहे हैं, अपने उन्हें
अपनी भैंसें बेचनी पड़ रही हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो पाकिस्तान की ये सिचुएशन जग जाहिर हो चुकी है और हमें उसकी घेराबंदी चारों तरफ से करनी पड़ेगी। सामरिक नहीं, राजनीतिक नहीं, रणनीतिक तौर पे भी अगर पाकिस्तान के साथ इस बार बर्ताव किया गया तो पाकिस्तान शायद फिर हमारे सामने इस तरह से कभी ना उठ खड़ा हो। अभी आपने देखा कि क्योंकि आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, और आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जो है और हिंदुस्तान में बैठे जो सहाफी हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, दरअसल वॉर जर्नलिज्म कर रहे हैं और साफ तौर पर उनके तमाम चैनल्स पर देखा जा रहा है। वहीं अपने उन्होंने जो मीडिया हाउसेज हैं, जर्नलिज्म, उसको पीस जर्नलिज्म कहा और उसकी बड़ी तारीफ की। और हमारे पास ऐसे न जाने कितने वीडियोस आए हुए हैं जो वहां के हम देख सकते हैं कि किस तरह का जर्नलिज्म वो कर रहे हैं और क्या वाकई में वो मुकाबला हिंदुस्तान के जर्नलिज्म से वाकई में कर सकते हैं वो। और एक तरह से देखें तो हर महाज पे उन्होंने अपने आप को बेहतर और हमें कमतर बताने की कोशिश की है। देखिए, ये बहुत बड़ा मजाक है कि आर्मी का एक ऑफिसर बैठ के जो है वहां पाकिस्तान में बैठ के लोकतंत्र की बात कर रहा है। ये अपने आप में एक मजाक है। जिस देश में लोकतंत्र आज तक शायद पैदा भी नहीं ठीक से हो पाया और प्रधानमंत्री फौज का पपेट है, वो लोग जो है लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। जहां पे एक्चुअली यहाँ पे इस देश में सभी को अपने बोलने का अधिकार है और सब एक्चुअल लोकतंत्र जो प्रैक्टिस होता है वो इस देश में होता है। नंबर 2, अगर वहां मीडिया हाउसेस की बात करें, क्या वहां मीडिया हाउसेस, किस मीडिया हाउस के पास इतनी इंडिपेंडेंस है कि वो एक्चुअल बोल सके और एक्चुअल वहां पे पब्लिश कर सके? जी, हमें वो बता रहे हैं, ये अपने आप में मजाक है। लेकिन एक चीज ये है कि ये सारी चीजें उनकी बॉडी लैंग्वेज, चाहे इमरान खान की हो, चाहे फौजी अफसर की हो, एक चीज जरूर बता रही है कि अब ये लोग दबाव में हैं। लेकिन एक और उससे भी बड़ी चीज ये है कि वो दोनों तरफ से दबाव में है। वहां जो आतंकवादी संगठन है वो भी इतने शक्तिशाली हैं कि उनका भी दबाव है उनके ऊपर। इंटरनेशनल प्रेशर, भारत का प्रेशर, भारत से होने वाले किसी कार्रवाई का डर, सब तरह के डर के बीच में अब वो फंस गए हैं। और सबसे बड़ी स्थिति क्या है कि वहां पे एक आतंकवादी संगठन का सरगना उन्हें कह रहा है कि डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह से उस देश का लोकतंत्र चल रहा है और वो लोकतंत्र का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। जी, वो बता रहे हैं कि हमें जर्नलिज्म कैसे करना चाहिए और हम वॉर जर्नलिज्म कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें ये बता रहे हैं दरअसल कि उन्हें क्या करना चाहिए और हम उन्हें बता रहे हैं कि आप किस तरह से कार्रवाई करें। हम लगातार उनको बेनकाब कर रहे हैं, उनकी तमाम चीजों को बता रहे हैं। तो हमें जर्नलिज्म सिखा रहे हैं वहां पर बैठकर, वो भी कौन, सहाफी नहीं बल्कि एक फौजी अफसर जर्नलिज्म पढ़ा रहे हैं वहां पर बैठकर। शैलेश जी, मैं आपसे जो सवाल पूछी थी उसका जवाब मैं लेना चाहूंगी। जो हम कह रहे हैं लगातार, नितिन गडकरी ने कहा है पानी रोकने की जो बात कही जा रही है, इससे पहले भी तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कितना पॉसिबल है? और ये तो लग रहा है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उससे पहले लेकिन क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो जो आपने पूछा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, उसको मैं बाद में कवर करता हूं। पहले चलते हैं लीगल एस्पेक्ट जी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो वर्ल्ड बैंक की ब्रोकर्ड एक ट्रीटी है, लेकिन आज एक नितिन गडकरी साहब ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया, उसको यहाँ कोट करूंगा कि इन द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड पंडित नेहरू ने ये ट्रीटी साइन की थी। कोई भी ट्रीटी किसी के ऊपर फोर्स नहीं की जा सकती। भले वर्ल्ड बैंक ने इसे ब्रोकर किया था, लेकिन ये एक विलिंग सिग्नेचर था भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच में, नेहरू एंड अयूब खान। एक ये बात बार बार कही जाती है और हम कॉन्शियस भी हैं इस बात को लेके कि अगर हम इससे यूनिलैटरली विड्रॉ करते हैं तो एक तरीके का बैड इंप्रेशन पड़ता है कि भाई हिंदुस्तान ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी से विड्रॉ किया है। लेकिन मेरा यह कहना है कि जो 20-25 साल से हम आतंकवाद से जूझ रहे हैं और आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो हमारे साथ है, बैनुल-अक़वामी तौर पे सब के सब जो है भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। कल सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन भी पास हुआ है, तो हमारे पास ड्यू जस्टिफिकेशन है कि हम इसमें से वॉकआउट कर सकते हैं। तो पहली चीज, हमें कोई रोकता नहीं है सिवाय हमारे खुद के। और आज गडकरी साहब का स्टेटमेंट दोबारा इस बात को जाहिर करता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हमारी एक इज्जत है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और शायद ये इस बात को सोच के कहा गया है कि अगर हम पानी रोकते हैं तो अंत में जो तकलीफ होगी वो पाकिस्तान के अवाम, जो इनोसेंट अवाम है जिसका शायद इस टेररिज्म में कोई रोल नहीं, उनको होगी। ये तो एक बात हो गई, शायद ऐसी सोच हो सकती है जी, वरना हमें निकलने से कोई रोक नहीं सकता। अब मैं आता हूं टेक्निकल पॉइंट के ऊपर। देखिए, नदियों को रोकना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आपको पता है कि पानी अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है।
और चूंकि हम इंडस वाटर ट्रीटी को इतने सालों से ऑनर कर रहे हैं, तो हमने कभी ऐसा इरादा रखा ही नहीं है। तो आप अचानक रातों रात किसी नदी को नहीं रोक सकते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ये कहा जाता है कि जो 3 नदियां हैं, रावी, चनाब और झेलम, चनाब और सिंधु, जिनका कि पानी भारत नहीं रोकेगा, तो उसमें भी शायद 20% की एक लिमिट है जो हम यूज़ करते हैं। तो अभी अगर आप देखें थोड़ा सा इतिहास में जाके, तो कुछ हमारे डैम्स हैं, बगलिहार डैम है और किशनगंगा रिवर प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन रेज करता है। ये बिल्कुल ही वाहियात किस्म के ऑब्जेक्शन है, क्योंकि ये जो डैम्स हैं ये रन ऑफ द रिवर वाले डैम है, यानी कि ये केवल पानी के फ्लो को, टरबाइन को चलाने के लिए इस्तेमाल करके बिजली पैदा करेंगे, ये पानी को रोकेंगे नहीं। लेकिन तब भी जब हमने शराफत दिखाई, तब भी तो है हमारे ऊपर जो है बेईमानी का ही इल्जाम लगता रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपको पानी रोकना है तो ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान है। आपको उनके ऊपर डैम्स बनाने होंगे, डैम के साथ रिजर्वायर बनाने होंगे। रिजर्वायर्स बनाने के लिए आपने सरदार सरोवर प्रोजेक्ट को देखा हुआ है, इतना आसान नहीं है। उसका जेस्टेशन पीरियड जो है 20 साल, 30 साल, 40 साल का जाता है। रिसेटलमेंट के इश्यूज होते हैं, कॉम्पनसेशन के इश्यूज होते हैं, इकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं। वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है, सेस्मिक जोन है, और वहां पे पानी रोकने के लिए या पानी डाइवर्ट करने के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाएगी, वो वहां के इलाके के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती है। जी प्रिया, इसमें 2 चीजें मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो ये फैसला लिया गया है कि सतलुज, व्यास और रावी जो हमारे हिस्से की 3 नदियां हैं, हम उनका जो हमारा पानी, एक्सेस पानी हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, वो रोकने की बात की जा रही है। और जहां तक ये बात है कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनेंगे ये, तो मुझे लगता है कि कम से कम हमें काम शुरू करके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई अगर दिक्कतें आती हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो हम सडनली फैसला ले सके और रातों रात पानी रोका जा सके। ये जानती हूँ कि डैम बनाने में बहुत साल लग जाएंगे, पैरेलल कोई नदी निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास तैयारी पहले से होगी तो हम इस चीज को अंजाम पहुंचा सकते हैं। और ये हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाने से रोकने से उसकी सिंचाई और बिजली पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और पाकिस्तान की आर्मी के लिए कह लीजिए, जो आर्मी देश चला रही है इनडायरेक्ट वे में, और या फिर सरकार कह लीजिए, उनके ऊपर एक दबाव बनेगा कि देश के अंदर जो अव्यवस्था कायम हो रही है उसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। तो आवाम सबसे बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है कि आपकी नीतियां बहुत गलत हैं और आप अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहिए। जी, और इसके साथ साथ अभी हमने देखा जब आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने टमाटर का जिक्र किया, हंसते हुए टमाटर का उन्होंने जिक्र किया। 150 रुपए से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन वहां की आवाम जो है वो रो रही है। इसी वजह से आवाम वहां की रो रही है, क्योंकि टमाटर जो यहाँ से जाते हैं वो 200 रुपए किलो वहां पर मिल रहे हैं। इसके साथ साथ और जो तमाम सामान जाते हैं वो वहां पर नहीं जा पा रहे, और वहां से जो सामान आते हैं जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह, जो तमाम चीजें हैं, चीनी है, वो तमाम ट्रक्स जो हैं लदे हुए खड़े हैं और वो सामान भी सड़ रहे हैं। तो ऐसे में इकोनॉमिकली इस तरह का नुकसान हो रहा है। क्या शैलेश जी, इसमें आप ये नहीं देख रहे कि जो किसान यहां से जो सामान पाकिस्तान भेजते थे, अब अगर वहां पर नहीं जा रहा, हिंदुस्तान ने रोक लगा दी है या ड्यूटीज बहुत हाई कर दी हैं, ये तमाम चीजें हुई हैं, तो यहां पर किसानों का ख्याल फिर से एक बार हुकूमत को रखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो सामान यहां से वहां जाता था अब नहीं जा रहा है, तो उनको उन्हीं दामों में कम से कम हुकूमत खरीदे ताकि किसानों को इसका नुकसान ना हो। जी देखिए, मेरे से पहले जो मैडम ने बात कही थी, मैं उनसे कुछ हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। जाहिर सी बात है, हमने एमएफएन स्टेटस उनसे छीना है। उस वक्त भी इस बात का जिक्र हुआ था कि लॉन्ग टर्म में अगर आप फाइनेंशियली देखें तो नुकसान हिंदुस्तान का ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट उनके पास ज्यादा होते हैं और उनके इंपोर्ट हमारे पास कम होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको कुछ हासिल करना है और अपने दुश्मन को कोई सबक सिखाना है तो थोड़ा दर्द तो उसका बर्दाश्त करना ही होगा। लेकिन वो दर्द हम किस हद तक बर्दाश्त करेंगे, ये एक डिबेटेबल इशू है। इसी बात पे मैं बोल रहा था कि जो नदियों को रोकने की बात हो रही थी, तो नफा नुकसान में अगर देखें तो नदी को रोकने, क्यों नदी रोकनी है? ताकि पाकिस्तान पे दबाव डाला जा सके। लेकिन उस नदी को रोकने के लिए जो कार्रवाई और जो खर्चे हमें करने पड़ेंगे, उसमें हमारी खुद की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, तो वो हम नहीं कर सकते। लेकिन टमाटर की जैसे आपने बात कही, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट रुकने से हमारे किसानों को दर्द होगा। लेकिन अगर भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि हमें
पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना है। और मैं चाहता हूं, मैं इसके बिल्कुल पक्ष में हूं, पाकिस्तान को जब तक हम नाक नहीं रगड़वा देंगे जमीन पे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, बेशर्म देश है। तो हमें इसका दर्द बर्दाश्त करना होगा, और हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म में ये जो लॉस हो रहा है उसके लिए हम किसानों को कुछ कॉम्पनसेट करें, इसमें कोई बड़ी जाहिर सी बात है। और क्योंकि अगर इकोनॉमिकली कमर तोड़ दी जाएगी पाकिस्तान की तो किसी हालत में रहेगा ही नहीं। और फिलहाल इकोनॉमिकली जिस तरह की हालत है पाकिस्तान की, वो किससे छिपा नहीं है कि किस तरह से वो मुल्क जा रहा है और किस तरह से वो मदद की गुहार लगा रहा है, तो ये सबको वाकिफ है। और खुद अगर टेररिज्म से सबसे ज्यादा किसी का नुकसान हुआ है या किसी ने भुगता है तो वो खुद पाकिस्तान है। लेकिन अनुराग जी, लगातार ये कहना भी, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी संबित पात्रा की, 70 साल 70 साल 70 साल, ऐसा क्यों बार बार कहा जाता है कि 70 साल में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, जो कुछ हुआ है बस इन्हीं 5 सालों में हुआ है। अगर जो इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे तमाम मुल्कों से, वो हो सकता है कि मोदी हुकूमत आने के बाद बेहतर हुए हों, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पहले कुछ था ही नहीं और नए सिरे से तमाम शुरुआत की गई है। देखिए, ये जो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता है वो अपने राजनीतिक इंटरेस्ट की बात करेगा इसमें। अगर आप ये अभी आप कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो ये बताएंगे कि आज से 4.5 साल पहले ही सब कुछ हुआ था, इन 4.5 सालों में एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। तो वो तो राजनीतिक भाषण नहीं, अभी तो देश की बात कर रहे थे ना वो। अभी तो ये कह रहे थे कि पॉलिटिक्स से ऊपर बात करिए, पार्टियों में मत बटिए, ये मत करिए, मत करिए, बहुत उन्होंने बातें कही। जब आप राजनीति में हैं तो फिर कथनी और करनी में तो फर्क होगा ही होगा, उसमें तो कोई जो है। लेकिन हाँ, इस समय जो है, इस समय इस चीज को जरूर समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आप ये इस समय राजनीतिक बातों को भुला के, पार्टी के मतभेद भुला के देश की बातें करें। और इस समय सरप्राइजिंगली विपक्ष भी बात कर रहा है, विपक्ष भी एक तरह से चल रहा है, वो पिछली बार की तरह बटा हुआ नहीं है। और जाहिर सी बात है प्रिया, लगातार ये कहा जा रहा है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं कि जिम कॉर्बेट में थे, फिर उसको लेकर सफाई आई है, अब सियोल गए हैं वजीर आजम, उसको लेकर अब तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। जिस तरह से उन्होंने रिसीव किया क्राउन प्रिंस को और उसके बाद उनकी तस्वीरें जो हंसते हुए सामने आई, वो उन तमाम चीजों को लेकर अब जवाब पूछा जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि यही सब कुछ अगर किसी और पार्टी के किसी मेंबर ने किया होता तो आपकी पार्टी ने इसका बहुत बड़ा इश्यू बनाया होता? देखिए, पुलवामा घटना के बाद क्राउन प्रिंस कहां से होकर आए हैं? पाकिस्तान से होकर आए हैं। पाकिस्तान के साथ वहां पर उन्होंने ये कहा कि मेरे को अपना एम्बेसडर समझ लीजिए, और वहां पे एक इन्वेस्टमेंट की घोषणा भी करी। ऐसी स्थिति में क्या हमारे लिए ये आवश्यक नहीं था कि हम क्राउन प्रिंस को इस तरह का भरोसे में ला सकें कि भारत भी आपसे बहुत अपेक्षा रखता है और आप भी भारत से बहुत अपेक्षाएं रख सकते हैं, और एक दोस्ती के लिहाज से अगर आज हम एक क्रिटिकल टाइम से गुजर रहे हैं तो आप उसमें हमारी मदद करिए। और वैसा हुआ भी। क्राउन प्रिंस ने पुलवामा हमले की निंदा करी और ये कहा गया कि आतंकवाद में पुलवामा का जिक्र नहीं किया, पुलवामा नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आतंकवादी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया, मैंने माना उन्होंने श्रद्धांजलि नहीं लिया, उन्होंने पुलवामा का कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आतंकवाद विरोध में जो संभव कोशिश हम दे सकेंगे, जो भी आपको चाहिएगा हम उसमें आपकी पूरी मदद करेंगे। क्या ये हमारे लिए एक बड़ी बात नहीं थी? और अगर हमें कल को उनसे कोई सहयोग चाहिए या पाकिस्तान पे दबाव डलवाने के लिए ही कोई सहयोग चाहिए तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से हमें उनका सहयोग मिल सकता है। इसके अलावा ये सियोल जाने की जो बात की जा रही है, क्या देश के जितनी सामरिक चीजें हैं, राजनीतिक चीजें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो सब हम रोक के बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के? अगर आज से पहले भी हाथ पे हाथ रख के बैठ गए होते तो आज ये स्टेटस नहीं होता कि हमारे साथ फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, यूएस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अन्य देश भी साथ में खड़े हैं इस मसले को लेके। और हम कामयाब हो भी जाएंगे जैसे मोहम्मद जैसे इन आतंकी संगठनों को बैन कराने के लिए, मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में डलवाने के लिए। चलिए वो देखते हैं। शैलेश जी, क्या आपको लगता है कि 70 सालों में जो हमारी पॉलिसी थी, इंटरनेशनल जो हमारी पॉलिसी थी तमाम ममालिक के साथ, और अब जो हमारी पॉलिसी है उसमें बहुत फर्क है? तब कुछ नहीं किया गया और अब ऐसा सब कुछ किया, प्रेशर बना रहे हैं। इससे पहले अगर ये किसी और हुकूमत में हुआ होता तो क्या ऐसा नहीं होता? बुशरा जी, बड़ा दुश्वार सवाल आपने पूछ लिया एक पॉलिटिकली न्यूट्रल आदमी से जी। फिर भी कोशिश करूंगा जवाब देने की कि ऐसा कौन सा देश है
मतलब मैं तो पाकिस्तान की भी बात करता हूं जिसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, या जो कई दशकों तक सो रहा था और अचानक जाग गया है। और तो ऐसा नहीं होता है। डिप्लोमेसी एंड ग्रैंड स्ट्रैटेजी समय के साथ बदलती रहती है। जैसे कि ब्रिटिश एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक बहुत फेमस स्टेटमेंट दिया था कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और परमानेंट एनिमीज, बट देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो डिप्लोमेसी इस तरह से चलती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ है और आज ही अचानक सब कुछ होना शुरू हो गया है। हाँ, उस वक्त शायद वो किया गया जो उस वक्त के हुक्मरानों को ठीक लगा। आज वो हो रहा है जो आज के हिसाब से ठीक है। भाई, आतंकवाद तो 20 साल पुराना है। कश्मीर में उससे पहले तो कोई आतंकवाद नहीं था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद जितनी भी वजीर आजम की एक्टिविटीज रही, जी, जितनी भी वजीर आजम की एक्टिविटीज रही, चाहे जिम कॉर्बेट की हम बात करें फोटोशूट की, या फिर सियोल जाने की, या फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को रिसीव करने की, क्या ये माना जा सकता है कि ये सब सारी चीजें जो थी वो प्री डिसाइडेड थी, और एक किसी मुल्क का हेड होने के नाते आप वो तमाम चीजें जो प्री डिसाइडेड थी, जहां भी जाना था वो तमाम आप कर रहे थे, कोई एतराज नहीं। लेकिन वही बीजेपी जब दूसरों को लेकर सवाल खड़े करती है, छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो आपको लगता है कि फिर इस तरह के सवाल उन पर भी उठाए जाएंगे? जी, ये तो जाहिर सी बात है। पॉलिटिक्स के अंदर तो ऐसा होना ही है। ऑपोजिशन का काम है इल्ज़ाम लगाना, और जाहिर सी बात है कि अगर आपने माजी में कभी कुछ कहा होगा तो वो एक दिन घूम फिर के आपके पास आएगा। ये तो लॉ ऑफ इक्वलाइजेशन है जो होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इन सब चीज़ों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। वज़ीर आज़म जो भी हो, मोदी जी हो, उससे पहले जो भी हो, हमें उनको उनका विजडम ग्रांट करना चाहिए। और पुलवामा अटैक के बाद जी, आप इस बात से तो सहमति रखते होंगे ना कि ममता बनर्जी ने हमले के एकदम बाद से ये कहा कि इलेक्शन से एकदम पहले क्यों हमला हुआ, वही भाषा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूज कर दी। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन से पहले इस तरह के हमले हुए वहां पे, और अब वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में कर रहे होंगे, शायद इलेक्शन की वजह से ही। फिर कल कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें ये पूछा जाता है कि ये हथियार, ये बारूद यहाँ पर पहुंचा कैसे। सेम भाषा आज हमने पाकिस्तान की आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का ही वो बाशिंदा था जिसने हमला किया, उसके पास ये हथियार, ये सारी चीजें पहुंची कैसे। तो ये जो ताल्लुक है, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जो भाषा पहले यहां यूज होती है वही भाषा फिर उधर से पाकिस्तान की तरफ से आ जाती है। तो देश को राजनीतिक रूप से तोड़ने की, आतंकवाद से तो तोड़ ही रहे हैं किसी ना किसी प्रकार से, राजनीतिक रूप से भी हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आप मानते होंगे ये बात? मेरा ये मानना है, मैं इनफैक्ट आप ही के चैनल पे 1-2 दिन पहले ये बात कह चुका हूं कि सियासतदान का काम सियासत करना है, लेकिन मौके की नजाकत और दस्तूर, दो चीजें आपको संभालनी होंगी। इमीडिएटली तो बाद देश को अखंड दिखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, पाकिस्तान को एक संदेश देने के लिए। वो गलत बात है, वो गलत बात है। ये तो मैं बोल ही रहा हूं कि मौके की नजाकत को देखते हुए, देखिए, मेरा हमेशा ये मानना है, मैंने आज ट्विटर पे भी ये बात लिखी है कि जब भी कोई क्राइसिस होता है हमें अपने सरकार के साथ खड़े रहना होता है। जब मामला थोड़ा कंट्रोल में आ जाए, आप अपनी सरकार की खिंचाई कीजिए। हमारा नेताओं का ही नहीं, आम जनता का ये हक और ये फर्ज बनता है कि वो अपने गवर्नमेंट को जो है, दे हॉल देम ओवर द कोल्स। बट समय को देखते हुए, बिल्कुल ममता बनर्जी ऑपोजिशन में है, खिंचाई करें, कांग्रेस ऑपोजिशन में खिंचाई करें, लेकिन मेरा केवल ये मेरी इल्तिजा है कि जब कोई केवल वक्त को देखें। जब लड़ाई बाहरी ताकतों से हो रही हो तो कम से कम आप इंटरनली मुल्क में तो मुत्तहिद होकर दिखाएं। अनुराग जी, जब लड़ाई हमारी बाहरी ताकतों से है, बाहरी ताकतें हमारे ऊपर हमला कर रही हैं, वो हमें बता रही हैं हम कैसा मुल्क हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, तो ऐसे में तो तमाम लोगों को साथ आना ही चाहिए। आप सवाल उठाइए, सरकार से सवाल पूछिए, सब कुछ करिए, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करिए। बिल्कुल, ये जो बात है, ये पता नहीं इस समय क्या राजनीति का क्या माहौल है। मुझे लगता है इलेक्शन है और कोई मौका छोटा नहीं चाहता है। इलेक्शन के पहले भी अगर आप वो सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे देखिए, भले ही आपको कुछ संदेह हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से पब्लिक डोमेन, और अब आप देखिए जो उसके हीरो थे अब वो कहाँ हैं। अब आप देखिए वो कांग्रेस के साथ हैं,
अब वो कांग्रेस के साथ हैं और आप देखें वही कांग्रेस थी जो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल उठा रही थी। वो साथ पे भी थोड़ा सा अभी पूरी तरह से जो है कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो भी जिस तरह से उन लोगों ने सवाल उठाए थे उस तरह से वो नहीं करना चाहिए। इस तरह से आप देश की सेना के मनोबल को क्वेश्चन कर रहे हैं, मनोबल गिरा रहे हैं उनका। नंबर 2, अगर आप राजनीतिक दलों की बात करें, देखिए इस समय जिस तरह से भारत की राजनीति क्षेत्रीय दलों में आगे सत्ता उनके पास जा रही है, क्षेत्रीय दलों की जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो उनकी जवाबदेही होती है, वो बड़ी एक डिफरेंट टाइप की होती है। वो पूरे देश को सोच के बात नहीं कर रहे होते, वो अपने जो स्पेसिफिक उनका रीजन है और रीजन में भी उनका जो पर्टिकुलर वोट बैंक है उसको देख के वो बात कर रहे होते हैं। तो जो वो उन्हें सूट कर रहा होता है उसके दृष्टिकोण से वो बातें कर रहे होते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने भी जो पिछले दिनों जिस तरह से जो है सर्जिकल स्ट्राइक के टाइम पे बात कही थी, खैर उनको नतीजा भी भुगतना पड़ा और फिर उसको उन्होंने करेक्ट भी किया। लेकिन क्षेत्रीय दलों की राजनीति का जो स्तर हो गया है वो बहुत ही चिंता का विषय है और इसको मुझे नहीं पता कि कौन इसको सुधार सकता है। शायद जनता ही सुधार सकती है और तो कोई सुधार नहीं सकता, लेकिन इसको उनके खुद चिंतन करने की जरूरत है कि कम से कम अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने छोटे लाभ के लिए देश की सेना की, अपनी एजेंसीज की गरिमा को ना गिराएं। जी, लेकिन ये आप देखें प्रिया, अगर एक तरफ से राजनीति होती है तो दूसरी तरफ से भी फिर उसी तरह की सियासत होती हुई नजर आती है। बात दोनों तरफ से है। अगर माना कि कांग्रेस की तरफ से या किसी दूसरी पार्टी की तरफ से सियासत हो रही है तो आपको तो कम से कम, आप तो सरकार में है, संभल कर आपको भी तो जवाब देना चाहिए। बिल्कुल संभल कर ही जवाब दिए जा रहे हैं और कोई भी इस तरह की छीटाकशी नहीं की जा रही है। लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर कोई भी पॉलिटिकल इस चीज को करने की कोशिश करेगा और सरकार से सवाल करेगा तो सरकार तो आएगी ना सामने जवाब देने के लिए, लेकिन उन्हीं की भाषा में जवाब देगी ये जरूरी नहीं है। उनको तथ्य चाहिए। तो इस चीज की भी शायद जांच हो रही है कि कहां से इस तरह के हथियार आए हैं और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, सुरक्षा में कहां चूक हुई है और आगे कुछ ऐसा ना हो उसके लिए भी बहुत फैसले लिए गए हैं। जी शैलेश जी, लेकिन जब 26/11 हुआ था तब हमने देखा था कि सरकार के ऊपर सवाल भी खूब उठाए गए थे, रेजिग्नेशंस भी लिए गए थे, कटघरे में खड़ा किया गया था, तब भी मुल्क में अलग किस्म का माहौल था। बाहर से ही तब भी दहशतगर्द आए थे, उन्होंने किस तरह से हमला यहां पर किया था, क्या कुछ हुआ था। अब जब यही बात हो रही है, अब तो किसी ने रेजिग्नेशन भी नहीं मांगा है, अब तो कोई सवाल उस तरह से खड़े नहीं करा कि भाई रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिस्पॉन्सिबल लोग तो सामने आए, जवाब तो दें आकर। अगर सवाल किया जा रहा है हुकूमत से तो ऐसी क्या परेशानी है? देखिए, गम ही तो इसी बात का है कि अकाउंटेबिलिटी को नेल करने का जो दस्तूर था वो धीरे धीरे करते हुए ख़त्म सा नज़र आ रहा है। कंपेयर करना एक अलग चीज़ है कि 26/11 के बाद इस्तीफे हुए थे और इस हादसे के बाद इस्तीफे नहीं हुए। हो सकता है इस हादसे के कुछ दिनों बाद भी इस्तीफे हों। मेरा ये मानना है कि अभी इस वक्त पे जब मामला गर्म है, उस वक्त इस्तीफों की झड़ी लगा के आप एक नोशनल मैसेज पास करें और उस आदमी को डिसमिस ही कर दें। अब कोई मंत्री है जो इस मामले को संभाल रहा है, वो जानकार है, पिछले 3-4 साल से बैठा हुआ है, इस्तीफा बिल्कुल लेना चाहिए। अगर वो कल पकड़ा जाता है, मतलब अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है तो उससे इस्तीफा लिया जाना चाहिए। लेकिन मामला सुलझ जाने के बाद जब वो चीज़ें क्लियर हो जाएं कि भाई अब हमने ये एक्शन ले लिया है और कुछ एक स्टेबिलिटी आ गई है। लेकिन यस, मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं, अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये दस्तूर पॉलिटिक्स में धीरे धीरे करते हुए खत्म ही होता जा रहा है कि कोई अच्छी चीज होती है तो हम क्रेडिट तो बड़ी आसानी से ले लेते हैं, जब कोई बुरी चीज होती है तो हम ब्लेम को लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा गलत है। अगर इसमें सुधार हो तो मुझे लगता है कि हमारी पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है वो काफी हद तक। प्रिया, पहले में और अब में ऐसा क्या फर्क आ गया है? अब क्यों नहीं सवाल किए जा सकते? अगर आप तब कांग्रेस से सवाल कर रहे थे तो अब कांग्रेस आपसे क्यों नहीं सवाल कर सकती? नहीं, ये बात बहुत साबित भी हुई थी कि जो लोग भारत में घुसे 26/11 के अंजाम देने के लिए, उन लोगों के सिम कार्ड बांग्लादेश से होकर गए थे। बांग्लादेश उस टाइम पे बहुत सिक्योरिटी इशू हम लोगों ने उठाए थे और उन घुसपैठियों का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का आज भी एक इशू बना हुआ है जिसमें कांग्रेस खुलकर सामने नहीं आती है और सिटीजनशिप बिल का उन्होंने बहिष्कार भी किया। तो जब तक देश की अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए एक पॉलिटिकल विल बनाने का काम नहीं होगा, तब तक इसी तरह की छिटाकशी की राजनीति चलती रहेगी। आपने पूरी बात को ही घुमा दिया।
नहीं प्रिया, आपने पूरी बात को ही घुमा दिया। मैं ये कह रही हूँ कि सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो ये पूछे जाने चाहिए कि भाई अगर जो उसके लिए जिम्मेदार है वो सामने आए, वो उसकी जिम्मेदारी ले, या फिर चलिए आप ये मान सकते हैं कि अभी माहौल गर्म है, अभी दूसरी तरह देखिए उस समय पे जो इस्तीफा हुआ था वो इस कारण से नहीं हुआ था कि सुरक्षा में चूक हुई है। वो इस्तीफा इसलिए हुआ था कि उस टाइम के गृह मंत्री बार-बार 3-4 बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बार कपड़े बदलकर सामने आए थे। लेकिन अभी प्रधानमंत्री अगर किसी कार्यक्रम में गए हुए हैं और वो पहले से तय है, और उसके बाद हमें पहले से पता था कि इस डेट को प्रिंस क्राउन यहाँ पर आएंगे, तो उनको लेने के लिए कौन जाएगा, वो भी पहले से तय था। अगर प्रधानमंत्री को नहीं जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर जाना पड़ा ये दिखाने के लिए कि हाँ आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें आपके साथ की जरूरत है, उससे पहले जो सियोल वाली यात्रा है ये फिक्स थी और प्रधानमंत्री को वहां पर जाकर उन्होंने बातें नहीं करी है, सिर्फ ये मैसेज भी दिया है कि हम किस चीज से जूझ रहे हैं और हमें आपके साथ की जरूरत है। अनुराग जी, वहां तो कपड़े बदलने पर इस्तीफा ले लिया गया था, यहाँ पर तो हम सीधे तौर पर दे रहे हैं जो पिक्चर सामने आ रही हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, उनको एक बात सुन लेते हैं। करेंगे और आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट करेंगे तो मानवता के आधार पर इनके साथ अच्छे व्यवहार करने का क्या मतलब है, और इसलिए वो भी तैयारी हम कर रहे हैं। पाकिस्तान तुरंत आतंकवादी कार्रवाइयों को रोके, अन्यथा हम चाहे जितना पैसा लगे उतना खर्चा करके ये पाकिस्तान को जाने वाला पानी भी रोकेंगे, फिर इसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान होगा। पर ये निर्णय जो है ये मेरे डिपार्टमेंट पे लेवल पर नहीं हो सकता। इसका उचित निर्णय प्रधानमंत्री और भारत सरकार उचित समय पे करेगी। पर पाकिस्तान ने अभी भी उनको ये अवसर है कि वो इस प्रकार की वारदातों को तुरंत छोड़ दे और आतंकवादी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई करे और ये दुनिया को दिखा दे कि वो आतंकवाद का समर्थक नहीं है, और इस बात के लिए उनसे अपेक्षा है। अन्यथा वो गंभीर परिणाम जो होंगे उसके परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार है। तो अभी आपने नितिन गडकरी को सुना और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अभी भी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सोच रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कर देता है तो हम उस तरह से फिर नहीं करेंगे। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मेरे लेवल पर बात करने की नहीं है, बल्कि ये डिसीजन जो लेना है वो वजीर आजम को लेना है, वही डिसीजन लेंगे और उसके बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अनुराग जी, अभी भी देखें, अभी भी इन ग्राउंड पर सोचा जा रहा है कि अगर आप सख्त कदम उठाते हैं, अगर आप इंटरनेशनली दिखाते हैं कि आप किसी तरह से टेररिज्म को लेकर आप काम कर रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं, जो लोग जिम्मेदार हैं, दहशतगर्द हैं, उनको आप पकड़ रहे हैं, तो अभी भी और चीजों को लेकर सोचा जा सकता है। हम अभी भी इस तरह से सोच रहे हैं। देखिए, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदार देश की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच कहीं कोई मुकाबला नहीं है जी, कंपैरिजन ही नहीं है। अगर हम पानी रोकते हैं तो नुकसान किसका होगा? आम शहरी का होगा, आम इंसान का होगा, किसान का होगा और गरीब तबके का होगा। तो कहीं ना कहीं हम नुकसान तो हम जो फौज और आईएसआई की जो करतूत है उसका बदला तो हम एक आम शहरी से नहीं ले रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं वो मानवता के दृष्टिकोण से ठीक नहीं होगा और वो भारत की जो हमारी जो संस्कृति है उसको देखते हुए वो हमारे साथ जाता भी है जी। लेकिन इसको ऐसा करने से अगर पाकिस्तान की सरकार के ऊपर ये दबाव बनता है कि भाई फिर वो जनता उनको वोट नहीं देगी, उनके साथ नाराज होगी, सड़कों पे आएगी, उन पे दबाव बनेगा, तो कहीं ना कहीं उसका एक इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा। तो सरकार को, फौज को अब वहाँ सरकार भी तो बोलना एक अजीब सा टर्म लगता है कि वहाँ सरकार है कौन, फौज है या एक्चुअल इमरान खान? चलिए, जो फेस है उन्हें मान लेते हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनता है। लेकिन फेस भी किस टाइप का फेस? अगर आप दोनों तरह की प्रेस को, अगर आप प्रधानमंत्री कि इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह की है, वो तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो स्क्रिप्ट एक पढ़ रहे हो। नहीं, बिल्कुल लग ही रहा था, इसीलिए इतने कट्स भी थे क्योंकि स्क्रिप्ट लिखी हुई थी और बार बार वो गलतियां कर रहे होंगे कि नहीं भाई ये नहीं बोलना, ये बोलना है, और इसीलिए वो कट्स नजर आ रहे थे। और वहीं आप आर्मी को देखें किस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, लिखकर वो भी लाए थे, लेकिन वो तमाम चीजें किस तरह से कह रहे थे और साफ तौर पे पता है कि सरकार किसी की भी हो, पाकिस्तान में चलाता कौन है ये बहुत अच्छे से सबको मालूम है कि वहां पर किसकी हुकूमत होती है। और अब देखना यह होगा कि जिस तरह से पानी रोकने की बात हुकूमत की तरफ से कही जा रही है, इससे पहले कि हमारी तरफ से कोई स्ट्रिक्ट एक्शन वाकई में लिए जाए इसको लेकर, क्या पाकिस्तान सबक सीखता है? लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें घबराहट, डर तो देखा गया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी वो नजर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।